हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज हमारी तैयारी का दिन 20 और आज आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि आज हम उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जिनको इस बार के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि ये सब डिलीट हो गया, इस पर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। उनको मेंशन अलग से नहीं किया गया है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि इनके क्वेश्चंस पूछे जाएं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखें तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए। तो हम इन टॉपिक्स को एनीवे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय कम है तो आप रेडिएशन को स्किप कर सकते हो। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे और जो एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती कुछ, उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पढ़ के जाओ। एग्जाम में पूछ लिया गया तो फिर फालतू के मार्क्स आपके छूट जाएंगे। वो टॉपिक्स होते हैं जिनके मार्क्स यूँ मिलते हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करनी भी नहीं होती है, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। पर ये वीडियो पूरा मत स्किप कर देना, क्योंकि इसके बाद हम आज ही के वीडियो में स्टार्ट कर देंगे थर्मोडायनामिक्स। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सारे के सारे कलरफुल तरीके से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी प्रैक्टिस, सब कुछ हो जाता है एक साथ। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है। इसमें देखो हमारे पास इस तरीके से ईएम वेव्स की फॉर्म में हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक थ्योरी है प्रेवोस्ट थ्योरी, नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे आपको। इसमें बोला गया है कि हर बॉडी जो 0 केल्विन, जो हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है, उससे अगर ऊपर है, उसका टेम्परेचर थोड़ा भी है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर उसमें से रेडिएशन होगा, उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मोड क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये पहली बात। तो दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सन से जो हमारे पास रेज आती हैं, बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी सन से गर्मी हम तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती है, तो हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो हम बोलते हैं ओ ये ब्लैक है, इस पर कोई भी लाइट डालो, वाइट लाइट डालो, रेड लाइट डालो, कुछ रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता है, तो उसका नाम दे दिया गया भाई ये है एक ब्लैक बॉडी। अब ऐसी ब्लैक बॉडी बनाने के लिए आप क्या करोगे? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काले कलर का पेंट कर दो, लेकिन फिर भी वो परफेक्टली काली नहीं हो पाती। जैसे मेरे पास मान लो ये इस तरीके से लेंस कैप है, कहने के लिए काली है, लेकिन इस पर लाइट पड़ रही हो, आप इसको देख पा रहे हो, इसका मतलब ये परफेक्टली ब्लैक तो नहीं है। और इसी तरीके से रियल लाइफ में जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो परफेक्ट ब्लैक नहीं होती है। तो ऐसी कुछ और थ्योरेटिकल बॉडीज़ के बारे में सोचा गया। तो मान लो हमने इस तरीके से एक बॉडी बनाई, उसको अंदर से पूरा काला पेंट कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से एक वेज लगा दी है। फिर इसका ये जो छोटा सा छेद है, उसको बोला गया कि भाई ये एक ब्लैक बॉडी है। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि अगर मैं इसमें कोई लाइट डालता हूँ, वो जाती है यहाँ से टकराती है, फिर ऐसे टकराती है, फिर ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है, टकराती ही रहती है, टकराती ही रहती है। और हर टकराने पे, क्योंकि काला पेंट किया हुआ है, तो लेट से 95% एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो बहुत ही कम चांसेस बचते हैं कि फिर यहाँ से कोई लाइट बाहर आ पाए। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? भाई यहाँ से आप कितनी भी लाइट डालो अंदर, वो पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी बन जाती है। लेकिन टेक्निकली तो ये वैसी नहीं है कि एक स्फीयर है ऊपर से काला पेंट किया होता है, इसको कुछ अलग तरीके से बनाया गया। इसका नाम फेरिस ब्लैक बॉडी रखा गया। इस पूरी चीज़ को हम ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ तो वो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, यहाँ वाली तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, है ना। तो दिस विल नॉट बी, इसको नहीं बोल सकता मैं कि ये वाला पार्ट भी मेरा ब्लैक बॉडी है। सिर्फ ये जो ओपनिंग है उसको बोला गया कि भाई ये हमारी ब्लैक बॉडी होती है। और उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? अपर्चर, है ना। कोई भी लेंस होता है तो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको अपर्चर हम बोलते हैं। सिर्फ अपर्चर को ब्लैक बॉडी बोला गया है। ठीक, अब कुछ होते हैं फिर हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब हमारे पास कोई भी बॉडी है और अगर वो ब्लैक बॉडी है तो वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करती है। हाँ, हमारे पास उससे कुछ हीट निकलती है इस तरीके से। ऑलराइट, हीट निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। किस तरीके से निकलेगी? तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वो आता है कि भाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है जो हीट निकलती है, उसकी जो रेट होती है।
और उसमें एरिया का भी कुछ प्रोपोर्शनैलिटी आती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि एरिया एक्सपोज्ड एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है इस तरीके से सिग्मा। तो ये हो जाता है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन dq/dt, जिस रेट से एनर्जी निकल रही है, जो रेडिएशन की रेट है, एनर्जी फ्लो जिस तरीके से हो रहा होगा वहाँ पे आप बोल सकते हो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, एरिया भी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और एक हमारे पास इस तरीके से सिग्मा कांस्टेंट आ जाता है। सिग्मा को स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाएगा, है ना। और हमारे पास dq/dt इस तरीके से आ ही चुका है। सॉरी, सिग्मा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। सिग्मा की जो वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। नंबर्स देखो 5, 6, 7, 8, इस तरीके से याद रखना भी ये थोड़ा आसान हो जाता है। और इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर केल्विन की पावर 4। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ देखो मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 से मल्टीप्लाई है, तो इसकी आप यूनिट भी निकाल के याद रखने की ज़रूरत तो मुझे तो लग नहीं रहा, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, हमारे पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता चल गया। डायरेक्टली आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ यहाँ से कितनी हीट निकल रही है। यूजुअली क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं कि भाई एरिया डबल कर दिया, टेम्परेचर हाफ कर दिया, बताओ अब पहले से जो रेट, जिस रेट से एनर्जी जा रही थी, अब वो रेट कितनी हो गई होगी, वो डबल हुई होगी, 1/4 हो गई होगी, 4 गुना हो गई होगी, 8 गुना हो गई होगी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, एक्सपोज्ड एरिया। क्या होता है एक्सपोज्ड एरिया? तो यहाँ पर अगर मेरे पास इस तरीके से एक हॉलो स्फीयर है तो उसमें अंदर भी कुछ एरिया है, बाहर भी कुछ एरिया है। और अगर मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ तो यहाँ इससे जो हीट निकल रही होगी ना, उसमें ये एक्सपोज्ड एरिया ये वाला काउंट होगा। अंदर यहाँ से भी निकल रही होगी कुछ, ऐसा नहीं है निकल नहीं रही होगी, लेकिन वो फिर आगे वाला एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। यहाँ से निकल रही होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। दिस इज नॉट एक्सपोज्ड एरिया, इसको हम काउंट नहीं करते। हमारे पास ये एक्सपोज्ड एरिया होता है आउटर एरिया। इस पे कभी टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके की ज्योमेट्री दे दी जाएगी, है ना। बोल दिया जाएगा अंदर का एरिया ए है, बाहर का एरिया 4a है, बताओ यहाँ से निकलने वाली हीट का फॉर्मूला क्या है। तो आप टोटल एरिया 5a मत यूज़ कर लेना, वहाँ पे हमें सिर्फ 4a का ही इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करती है। फिर होती है हमारे पास कुछ ग्रे बॉडीज़। अब ग्रे बॉडी का मतलब क्या हो गया, तो ग्रे बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं होती है। और ये चीज़ हम देखेंगे कि भाई ब्लैक बॉडी परफेक्ट रेडिएशंस निकालती थी, अब ग्रे बॉडी उतना परफेक्ट नहीं निकालेगी, उसे थोड़ा कम निकालने वाली है। तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर और आ जाता है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है ना। जैसे 50% एनर्जी निकल रही है, कैसे बोलूँगा कि भाई मेरे पास ये जो है ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ एनर्जी निकालता है। अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता, किसी भी टेम्परेचर पे कितनी हीट निकालता मैं इस फॉर्मूले से पता कर लेता, लेकिन ये उतनी नहीं निकालता, ये उसका 0.8 टाइम्स ही निकालता है। तो यहाँ पर 0.8 टाइम भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ग्रे बॉडी जो होती है हमारे पास, उसकी जो रेडिएशन होता है उसकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा। फिर हमारे पास एरिया तो आता ही है इस तरीके से, और फिर एक ई की वैल्यू भी आ जाती है यहाँ पे, और T⁻⁴ इस तरीके से रहता है। ये जो ई होती है इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। और इस ई की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है इस तरीके से। क्या लिख दिया यार, 0 से 1 लिखना है हमें, 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, इस तरीके से हमारे पास एमिसिविटी की वैल्यू होती है। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाती है ना। फॉर ब्लैक बॉडी E=1, ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू हो जाती है 1। और सिमिलरली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि कोई मेरे पास वाइट बॉडी है ना हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है जो सब कुछ इस तरीके से एमिट करती है, फिर हमारे पास ग्रे बॉडी होती है जो पूरा पूरा एमिट नहीं करती है। मान लो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी एमिट नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं फिर वाइट बॉडी। वाइट बॉडी, उसके लिए ई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0। तो अब ये वैल्यू ज़्यादा काम की नहीं है, ब्लैक बॉडी वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा काम की है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं, मतलब देख ही लेते हैं। A black body is at temperature of 500 Kelvin. It emits energy at rate which is proportional to। अभी देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती होने का बहुत चांसेस होते हैं। कैसे होते हैं देखो, हमारे पास जो dQ/dt जो रेडिएशन की जो हीट निकलती रहती है, जो पावर हो जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा ई
A इंटू टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, इज इन केल्विन। अब ये क्वेश्चन इन्हें सिंपल कर दिया, यहाँ पे वैल्यू 500 केल्विन ही दे दी। यूजुअली किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी और डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ होगा। पहले आपको उसको क्या केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू होती है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो हम पहुँच जाते हैं केल्विन पे, और फिर उसकी पावर 4 है। यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 500 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। A black body is at 727 degree Celsius. It emits energy at a rate which is proportional to। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। हमारे पास फॉर्मूला देखो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे पास dQ/dt जो हीट ट्रांसफ़र की रेट होती है, रेडिएशन की रेट होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा EA टेम्परेचर की पावर 4। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, टेम्परेचर की पावर 4 लगानी है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर होता है हमारा इन केल्विन। ठीक, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 727, तो 727 की पावर 4 सीधे कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन। हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर को इन केल्विन। तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 727 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 727 प्लस 273, इतने हमारे पास ये केल्विन में हो जाएगा। और इसकी फिर वैल्यू आ जाती है, यहाँ से दिख रहा है मुझे, ये हो जाता है 1000 केल्विन। इस तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1000 केल्विन, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1000 की पावर 4 एंड ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 Kelvin। बहुत ही अच्छा सवाल। If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in what would be। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो पावर होती है जिसको हम dQ/dt अभी तक लिखते आ रहे थे, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा AE⁻⁴। हमारे पास ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है फॉर ब्लैक बॉडी। लेकिन एनीवे मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब हमारे पास यहाँ पे किया क्या गया है, रेडियस को हाफ कर दिया है। तो पहली बात तो मैं लिख सकता हूँ पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर टेम्परेचर की पावर 4, क्योंकि एरिया और रेडियस में हमारे पास इस तरीके का रिलेशन होता है, रेडियस का स्क्वायर इस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। बहुत सिंपल। यहाँ से सीधे मेरे पास ज़्यादा भाई P2/P1 विल बी इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T2/T1 की पावर 4। किसको हाफ किया है, रेडियस को हाफ कर दिया है, तो ये हो गया हाफ इसका स्क्वायर। टेम्परेचर के साथ क्या किया है, उसको डबल कर दिया, इसकी पावर 4। यहाँ से वैल्यू आती है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16 विच विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स P1 विच इज़ इक्वल टू 4 × 450, जो आ जाता है हमारे पास 1800 एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए एडिशनल एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे PYQs कवर कर लिए हैं। साथ में आपको कलरफुल नोट्स की PDF भी मिल जाएगी, जिससे लास्ट मिनट आपको बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।